Hello everyone, welcome to Perfection IAS. So in this particular series we are covering BPSC mains questions, and today's question is examine the advantages of demographic dividend in India. What are India's international prospect under this? सिंप्लीफाइड वे में अगर बात करें तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उसकी वजह से इंडिया का इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट क्या है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में वी कैन डिफाइन डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट इज DD. So what is demographic dividend? It is economic growth potential that can result from shift in population's age structure. It means जो ग्रोथ पोटेंशियल आने वाला है अगर पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर चेंज होता है. तो एज स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब क्या है यहाँ पे? इट मीन्स शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन और इज लार्जर देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इट मीन्स द पॉपुलेशन विच इज बिटवीन द एज ऑफ 15 to 64. नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है इट मीन्स पॉपुलेशन विच इज 14 एंड यंगर एंड विच इज ओल्डर देन 65. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि अगर आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो एज कंपेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन. नॉन वर्किंग में कौन आएंगे? एक तो बच्चे आएंगे जिनकी 15 साल से कम उम्र है और एक बुजुर्ग लोग आएंगे जिनकी उम्र 65 से ऊपर है. तो ना तो बच्चे काम कर सकते हैं ना ही बुजुर्ग काम कर सकते हैं. इस ग्रुप के अलावा जो पॉपुलेशन 15 to 64 की एज की है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है. सो अब इसके कंटेक्स्ट में एक फैक्ट भी बता सकते हैं कि इंडियाज मीडियन एज 28.4 years as opposed to 48.4 in Japan and 38 years, this is in years, 38 years in China. It means कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है दैट इज क्वाइट यंग, कंपैरेटिवली यंग एज अपोज टू जापान एंड कंट्रीज लाइक चाइना. चाइना में जो एज अगर हम एवरेज निकालें सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 38 years. इंडिया के केस में दैट इज अप्रोक्सीमेटली 28.4. इन केस ऑफ जापान इट इज 48.4. जितनी ज़्यादा ओल्डर पॉपुलेशन होगी काम करने वाले लोग उतने ही कम होंगे और डिपेंडेंट लोग उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि ओल्डर लोग हैं वो काम नहीं कर पाएंगे तो वो उन पे डिपेंडेंट होंगे जो काम करते हैं. सो ये तो हमने स्पेसिफाई किया डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है. इंट्रोडक्शन में ये हमने बताया. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एडवांटेजेस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज इज लेबर सप्लाई. अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्किंग एज का मतलब जो लोग 15 ईयर्स से 64 तक की एज में हैं, जो लोग 15 ईयर्स से 64 तक की एज में हैं, अगर उनका नंबर ज़्यादा है तो ओबियसली मतलब हमारे पास काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो इससे लेबर सप्लाई इंक्रीज्ड है. और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 2020 से 50 तक इंडिया विल ऐड 183 मिलियन पीपल टू द वर्किंग एज ग्रुप. वर्किंग एज ग्रुप का मतलब है 15 to 64 years of age. So लेबर सप्लाई विल इंक्रीज. अब लेबर सप्लाई इंक्रीज होगी तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर लेबर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगी, सो ऑब्वियसली उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी. एक रीज़न तो ये हो गया कि जो लोग काम करेंगे, जो लेबर सप्लाई इंक्रीज़ की है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग काम करने वाले तो उनके हाथ में जब सैलरी आएगा सो वो एक्सपेंडिचर भी करेंगे और एक्सपेंडिचर करेंगे तो इससे ओवरऑल डिमांड इंक्रीज होगी इकोनॉमी में. सो इट विल लीड टू इंक्रीज्ड डोमेस्टिक डिमांड. इंक्रीज्ड डोमेस्टिक डिमांड का मतलब है हमारे देश के अंदर ही डिमांड बनी रहेगी. क्यों बनी रहेगी? क्योंकि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और जब वो काम करेंगे तो उनको सैलरी मिलेगी तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे. सो इससे इकोनॉमी में डिमांड बनी रहेगी. अगर डिमांड होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी जिससे और लोगों को रोज़गार मिलेगा. सो ये जो इकोनॉमिक साइकिल है दैट विल कंटिन्यू. इसके साथ साथ एक और बेनिफिट है कि पर कैपिटा जीडीपी है वो इंक्रीज होगी. पर कैपिटा जीडीपी का मतलब है टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. सो अगर
इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो टोटल जीडीपी बढ़ेगी और इसीलिए पर कैपिटा जीडीपी भी इंक्रीज होगी और दिस विल लीड टू डिमांड ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। डिमांड ड्रिवन का मतलब है लोगों की, डिमांड ड्रिवन का मतलब है इकोनॉमी में डिमांड है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी मतलब ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो उनको सैलरी मिलेगी और सैलरी मिलेगी तो वापस से वो कुछ ना कुछ खरीदेंगे और डिमांड और इंक्रीज होगी। ओके, देन इट विल लीड टू लोअर डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है कि कितने लोग फाइनेंशियली दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे जो बच्चे हैं दे डू नॉट अर्न, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अर्न नहीं करते, सो दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन समवन। सो इसीलिए जो घर में काम करता है उस इंसान पर दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट। काम करता है इन द सेंस जो अर्न करता है। सो इससे लोअर डिपेंडेंसी रेशियो होगा। उसके बाद सेविंग रेट भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज्ड सेविंग रेट, सेविंग रेट कैसे इंक्रीज होगी? जब वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारे पास ज़्यादा तो वो लोग काम करेंगे तो सैलरी में बचाने की कुछ टेंडेंसी होगी। अगर आप कुछ अर्न ही नहीं करोगे तो सेव कैसे करोगे? सो increased saving rate as during working age most saving is done। वर्किंग एज के दौरान ही सेविंग की जाती है, बचत की जाती है। अगर अर्न ही नहीं होगा तो बचत कैसे होगी? अब इंक्रीज्ड लेबर सप्लाई में एक और कंपोनेंट हम राइट कर सकते हैं। लेबर सप्लाई में वुमेन भी हैं तो वुमेन को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दे विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। इसके अलावा क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इससे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन होगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि हमने नोटिस किया कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो उससे डिमांड ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डिमांड ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है डिमांड की वजह से प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सो अगर डिमांड ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों स्पीड से इंक्रीज होंगे क्योंकि लोग काम करने जाएंगे तो शहरों में काम करने के ऑप्शन है वो ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए वो लोग शहरों में सेटल हो जाएंगे और इसीलिए अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज होगा। इसके अलावा फिस्कल बेनिफिट्स भी हैं। फिस्कल बेनिफिट का मतलब है एक तो अगर लोग काम करेंगे तो गवर्नमेंट को जो सब्सिडीज़ हैं वो कम देनी पड़ेंगी बिकॉज नाउ दे आर वर्किंग, दैट मीन्स दे आर नॉट डिपेंडेंट। सो एक तो फिस्कल बेनिफिट ये हो गया। दूसरा मोर टैक्स रेवेन्यू कैसे? क्योंकि अगर पॉपुलेशन वर्किंग एज में है तो दे विल अर्न एंड देयरफॉर दे विल हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ टैक्सेशन। तो इससे टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा। उसके साथ साथ डिपेंडेंसी रेशियो कम होने के कारण गवर्नमेंट पे बर्डन है वो भी कम होगा। इसके अलावा इट विल लीड टू इनोवेशन। सो इट विल बी ए बूस्ट टू इनोवेशन एंड entrepreneurial spirit. So these are the advantages of demographic dividend. Now we are going to discuss the international prospect or India's international prospect in demographic dividend. So क्या क्या बेनिफिट होंगे? सबसे पहले तो क्योंकि इंडिया के पास एक सरप्लस लेबर होगा, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर होगी, सो इसीलिए इंडिया विल प्रोवाइड वर्क फोर्स फॉर वर्ल्ड। इसके अलावा इंडिया में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है दैट इज़ इंक्रीजिंग। सो वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है तो दे आर गोइंग टू बी कंज्यूमर्स एंड दे आर गोइंग टू कंज्यूम डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो इंडिया विल बी ए मार्केट फॉर वर्ल्ड। देन इट विल लीड टू बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, लेबर की सप्लाई कब ज़्यादा होगी? जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो अगर लेबर की सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है वो इजी हो जाएगा क्योंकि सरप्लस लेबर सप्लाई के कारण लेबर उतना महंगा नहीं होगा। सो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन सच कंट्री क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा होने वाला है। सो इट विल एक्ट एज ए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाई CII stands for Confederation of Indian Industry. So India has potential to attract 120 to 160 billion dollars of investment every year by 2025. 2025 तक इंडिया का
पोटेंशियल है, जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 120 बिलियन डॉलर्स से 160 बिलियन डॉलर्स तक का हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है दैट इज़ क्वाइट यंग पॉपुलेशन है, सो दे आर टेक्नोलॉजी सेवी, सो इसीलिए दे आर बिकमिंग कंज्यूमरिस्ट, सो राइजिंग कंज्यूमरिज्म। फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि जो पॉपुलेशन है दैट इज़ यंग और नए नए मेथड्स आए हैं लोगों को कंज्यूमर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी इंस्टेंट पेमेंट के लिए आपके पास डिजिटल पेमेंट का मेथड आ गया है। इसके अलावा अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप EMI बनवा सकते हो, या फिर एक पे लेटर का ऑप्शन आया है, क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटी है। सो ऑल दीज थिंग्स लीड टू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग, और इसी के लिए दैट मीन्स इसी के चलते जो फॉरेन कंपनीज हैं दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियन इकोनॉमी में डिमांड है। और दिस विल ऑल्सो लीड टू राइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब क्रिएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल ऑल्सो लीड टू स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो स्टार्टअप्स के मामले में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में इंडिया इज़ ऑन थर्ड पोजिशन in terms of startup ecosystem. So we have covered the advantages of demographic dividend in India and prospect in international arena. Now we are going to cover what are the challenges, that means why we are not able to reap the benefits of this demographic dividend. So challenges क्या क्या हैं, जो demographic dividend है, जो working age population का फ़ायदा है वो क्यों नहीं उठा पा रहे हम as a country. So there are multiple issues. First thing first, there is jobless growth. Jobless growth होने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है लेकिन उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बन पा रही। अब आपके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन तो है लेकिन आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, देन ऑब्वियसली उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे। उसके अलावा पुअर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन GDP में उसका कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ ओनली 20%। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर बेहतर प्रोडक्टिविटी होती तो और भी लोगों को रोज़गार मिलता और एक बेटर रोज़गार मिलता। इसके अलावा लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी कम है। अब एक साइड तो हम बोल रहे हैं कि हमारी जो डेमोग्राफी है वो हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ है, एक डिविडेंड है। दूसरी तरफ जो फीमेल्स हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता, उनके लिए सही वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, इसीलिए वो काम नहीं कर पाती हैं, तो उनका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड हो जाता है। सो जो हमारा फ़ायदा था कि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसी फ़ायदे में से हाफ पॉपुलेशन दैट मीन्स जो फीमेल पॉपुलेशन है उनको काम करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती। इसके अलावा ब्रेन ड्रेन एक प्रॉब्लम है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि हमारे जो वेल एजुकेटेड लोग हैं उनको यहाँ पर अच्छे से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, इसीलिए वो विदेशों में काम करने चले जाते हैं और फिर वापस लौट कर नहीं आते, मतलब वहीं सेटल हो जाते हैं। सो इसीलिए जो ब्रेन ड्रेन है, जो हमारी स्किल्ड पॉपुलेशन है उसका स्किल्ड पॉपुलेशन का ब्रेन ड्रेन है। दैट मीन्स जो हमारे स्किल्ड लोग हैं वो बाहर कहीं जाकर सेटल होने लगे हैं। उसके अलावा लैक ऑफ स्किल एक अनदर प्रॉब्लम है। लैक ऑफ स्किल, अभी भी सिनारियो ऐसा है कि लोगों के पास डिग्रियां तो है लेकिन उनको काम करना नहीं आता, तो इसीलिए अगर वो स्किल्ड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देना मुश्किल हो जाएगा, या फिर उनको एक कोई भी एवरेज टाइप की जॉब मिलेगी। सो स्किल नहीं है प्रॉपर। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर डाउन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड। देन अनदर प्रॉब्लम है लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स। दैट मीन्स जो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब फील्ड्स में इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके अलावा हमारा जो इकोनॉमी है दैट इज़ इनफॉर्मल नेचर ऑफ इकोनॉमी। सो यहाँ पर जो 3E है उस पर फोकस कम है। 3E कौन कौन से हैं? एक है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड जो थर्ड E है दैट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपको काम आता है, यू आर स्किल्ड, लेकिन काम कहीं अवेलेबल नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है काम अवेलेबल है लेकिन आपको काम करना नहीं आता। आपके पास डिग्री है
लेकिन आपको वो काम करना नहीं आता जिसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो ये थे कुछ मेजर चैलेंजेस. नाउ वी हैव टू राइट वे फॉरवर्ड. सो वी कैन राइट कि if we want to realize the benefit of demographic dividend, that is DD, we need to focus on education, employment opportunities and employability. Then we need to focus on skill development, health, etc. Then only we will be able to reap the benefits of demographic dividend. Other than this, we will have to focus on migration policy, सो दैट लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े और उन्हें अपने आसपास ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें. इसके अलावा वी विल हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वी विल हैव टू फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन कैपिटल. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू.